टू विंग्स एक उड़ान। जैसे कि हमारा एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, आपकी क्विक रिवीजन के लिए। तो हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो रहा था हमारा डिमांड एनालिसिस पे, जिसमें हमने डिमांड के शिफ्ट्स मूवमेंट्स पे हमारे क्वेश्चंस थे। अभी जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा हमारा डिमांड एनालिसिस विद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। ओके, सो हम ये कंटिन्यू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस, जो JKPSI के लिए है हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं विद इन सम टाइम्स, तो आप एक बार उसको चेक कर लें। और दूसरा जो है हमारा जो फुल लेंथ क्वेश्चंस जो है वो अवेलेबल हैं हमारी ऐप पे विद एक्सप्लेनेशन। जो JKPSI के फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अवेलेबल हैं विद एक्सप्लेनेशन, और वो अवेलेबल है एट ओनली ₹249। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द डिमांड एनालिसिस और पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। क्वेश्चन 1 इज व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो इलास्टिसिटी वर्ड क्या होता है। इलास्टिसिटी बोलने से ही दिमाग में आता है वो इलास्टिसिटी वाला रबड़, इलास्टिक वाला रबड़ जिसको कि हम खींचते हैं, राइट। बैंड को हम खींचते हैं कि वो कितना हम उसको खींच सकते हैं। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली वही होता है कि अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है तो उस प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ से उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज़ योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और यू कैन से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि अगर उसका प्राइस मान लो पहले 10 रुपये था, अब प्राइस 5 रुपये हो गया। ओके, तो जब प्राइस 10 रुपये था तब आपकी डिमांड 5 थी, अब प्राइस 5 रुपये तो डिमांड 10 हो गई। मतलब ये सेम चेंज है। 5 यूनिट से आपका प्राइस डिक्रीज हुआ, 5 यूनिट से आपकी डिमांड इंक्रीज हुई। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे 1 हो गई, राइट। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है। मतलब अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है, डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। मान लो प्राइस डिक्रीज हुआ है 10 से सिर्फ 6 हुआ, सिर्फ 1 यूनिट ऑफ प्राइस जो है वो चेंज हुई, बट आपकी डिमांड 5 से 10 हो गई। 1 रुपये प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड डबल हो गई। मतलब इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो मतलब थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होगा तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज होगा। ओके, देन मान लो कि अगर आपका प्राइस 10 से जो है वो 10 से 6 हुआ है और डिमांड जो है आपकी वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही है। डिमांड भी मान लो आपकी 5.5 इंक्रीज़ हुई है, 0.5 डिमांड हुई 1 यूनिट प्राइस डिक्रीज होने से। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 है, कि प्राइस चेंज हो रहा है पर उसकी डिमांड पे कोई इतना असर नहीं आ रहा। सो दिस इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो विद रिलेशन टू प्राइस आपकी क्वांटिटी डिमांड कितनी चेंज हो रही है। ओके, what are the options here? What is elasticity of demand? Proportionate change in price of commodity with respect to proportionate change in quantity? No. Proportionate change in quantity demanded with respect to proportionate change in price of commodity is your elasticity of demand. That is option B. Proportionate change in quantity demanded of a commodity with respect to proportionate change in price. Okay, coming up to next question, question number 2. What are the methods of calculating price elasticity of demand? अब methods of calculating price elasticity of demand, PED को calculate करने के हमारे पास 2 methods होते हैं. One is your percentage method. Percentage method is also known as your proportionate method, and another one is your geometric method. Okay, अब इन दोनों मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे कवर अप करते हैं? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बोथ प्रोपोर्शनेट एंड परसेंटेज मेथड. नाउ प्रोपोर्शनेट मेथड क्या होता है? द परसेंटेज मेथड जो भी हमारी द प्रोपोर्शनेट मेथड इज़ जो हमारी डेफिनेशन कहती है बेसिकली इसी पे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ओके, सो अगर हम देखें कि उसका क्या बना, हमारा PED का फॉर्मूला क्या बना, देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले में वी हैव माइनस, ये यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले का माइनस होता है. ये माइनस इसीलिए लगता है बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, सो वी हैव दिस माइनस. सो दिस इज व्हाट इज इट, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड QD डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट. अभी अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को आपको एक्सपैंड करना है तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे परसेंटेज निकालते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमें चेंज निकालना है, तो दैट इज योर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यू नो डेल्टा रिप्रेजेंट्स द चेंज डिवाइडेड बाय जो भी आपका क्वांटिटी डिमांड है, मतलब जो भी आपका यू कैन से दैट Q1 और Q जो इनिशियल डिमांड है दैट इज योर Q मल्टीप्लाइड बाय 100
राइट। सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी ऐसे ही निकलेगा। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या रहेगा आपका, दैट इज योर न्यू डिमांड। चेंज इन डिमांड क्या होता है, न्यू डिमांड, मान लो Q1 इज योर न्यू डिमांड माइनस ओल्ड जो आपकी पुरानी डिमांड है इनिशियल डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। व्हाट इज योर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, न्यू प्राइस माइनस योर ओल्ड प्राइस और इनिशियल प्राइस डिवाइडेड बाय द इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज योर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब दोनों क्या थे, हमने देखा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में थे, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शन चेंज इन प्राइस। सो ये दोनों आपस में एक दूसरे को डिवाइड करें तो ये 100 और ये 100 तो कैंसिल हो गया, ओके ये 100 कैंसिल हो गया। दिस इज व्हाट, Q1 माइनस Q इज योर डेल्टा Q एंड P1 माइनस P इज योर, दिस इज डेल्टा Q डिवाइडेड बाय Q डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय डेल्टा P डिवाइड बाय प्राइस, इनिशियल प्राइस, ओके। सो अगर हम इसको रेसिप्रोकेट करते हैं, रेसिप्रोकल हम इसका लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाई बाय जो न्यूमिनेटर में P था वो ऊपर आ जाएगा डेल्टा P, और यहाँ पे हमारे पास माइनस है फॉर्मूले का, ओके। इसको अगर हम डेल्टा वाली टर्म्स एक साथ कर देते हैं और Q वाली टर्म जो है P एंड Q है वो एक साथ कर देते हैं तो हमारा क्या हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस हमारे पास फॉर्मूले का P डिवाइड बाय Q मल्टीप्लाई बाय डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा P. Delta Q and delta P is your change in quantity demanded and change in your price. So this is the formula for price elasticity of demand if you are going to find it with the proportionate method. So proportionate method के साथ हम इस तरह से quantity इस तरह से हम price elasticity of demand को measure करते हैं. Next is your geometric method. So what is the geometric method? How geometric method is measured? Geometric method is your you can say कि graphically हम price elasticity of demand को कैसे measure कर रहे हैं, that is your geometric method. हम demand curve की help से जो है यहाँ पे करेंगे, okay. So let us take a graph. ये commodity X है, we know that this is x axis पे हम commodity X ले रहे हैं, y axis पे क्या होता है, price होता है. So this is the demand curve. This is your demand curve at price m intercept says your, this intercept says your at this price, मान लो ये at price A आपकी x जो है वो 0 है, at 0 price x आप इतनी quantity का डिमांड कर रहे हैं. So this is your demand curve. Let us take a point here, point P और point E, whatever point. हमें इस point की elasticity of demand निकालनी है. So इस point की elasticity of demand क्या होगी, ज्योमेट्रिक मेथड से हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, लोअर सेगमेंट जो है ये लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट. दिस इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग ज्योमेट्रिक मेथड. सो अगर तो ये सेंटर पॉइंट है, सो लोअर सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट आर इक्वल, सो दिस इज गोइंग टू बी 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गोइंग टू बी 1, राइट, क्योंकि दोनों सेगमेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं, ओके. कमोडिटी x and this is your price of x, okay. So this is the demand curve. I am taking at this point जो कि मिड पॉइंट है. तो मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गई, 1 हो गई, बिकॉज दो लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट दोनों इक्वल है. एट दिस पॉइंट है, यहाँ पे लोअर सेगमेंट क्या है, लोअर सेगमेंट इज योर 0, अपर सेगमेंट जितना भी होगा आपका, लेट अस टेक दिस एज m एंड दिस टेक एज n, तो अपर सेगमेंट हो गया आपका mn. तो अगर न्यूमिनेटर में 0 है तो 0 ही हुआ. सो इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुई, 0 हुई, राइट. नाउ कम अप टू दिस पॉइंट लोअर सेगमेंट इज mn, योर लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट. अपर सेगमेंट क्या है, अपर सेगमेंट इज 0. सो इफ डिनोमिनेटर में 0 है तो व्हाट इज दिस, दिस इज इन्फिनिटी, राइट. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट दिस पॉइंट इज इन्फिनिटी, ओके. नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी एंड 1 एंड बिटवीन 1 एंड 0, वो हमारी क्या होगी, एट दिस पॉइंट हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, एट दिस पॉइंट हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी. मान लो ये पॉइंट A है एंड दिस इज पॉइंट B, ओके. सो पॉइंट A पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट. लोअर सेगमेंट क्या है, AN इज योर लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट क्या है, AM. तो लोअर सेगमेंट जो है वो ग्रेटर है. अगर मैं ग्राफिकली देख रही हूँ यहाँ पे लोअर सेगमेंट ग्रेटर है, तो अगर आपका न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी योर ग्रेटर देन 1, बेसिक मैथ्स. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट दिस पॉइंट इज ग्रेटर देन 1. Similarly at point B, lower segment divided by upper segment, lower segment is your BN
एंड अपर सेगमेंट इज योर BM। तो लोअर सेगमेंट छोटा है, अपर सेगमेंट बड़ा है। बेसिक मैथ्स, अगर न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो आंसर विल बी लेस देन 1, सो ED will be less than 1. Okay, so this is your price elasticity of demand using geometric method. So दो ही हमारे पास मेथड होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी के, प्रोपोर्शनेट एंड ज्योमेट्रिक, सो बोथ A and B is the correct answer. Next, moving up to third question. If price elasticity of demand is equal to 1, then demand is price elasticity of demand equal to 1. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 हो तो हम उसे बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ओके, वेरी इलास्टिक और इलास्टिक हम तब बोलते हैं जब हमारे पास मतलब डिमांड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक है, योर ED इज़ ग्रेटर देन 1। थोड़ा सा भी अगर प्राइस में चेंज हो रहा है, मान लो प्राइस 5 से, जैसे मैंने कहा प्राइस 5 से 6 हो गया, डिमांड जो है उसकी वो 10 से 15 हो जाएगी। थोड़ा सा प्राइस चेंज होने में अगर आपका डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है तो दैट इज़ वेरी इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक मीन्स मान लो प्राइस में ज़्यादा चेंज हुआ है पर डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। प्राइस आपका 10 था, 10 से प्राइस 2 हो गया, पर डिमांड 10 पे आपकी 20 थी, बट जब प्राइस 2 हुआ तो डिमांड आपकी फॉल हुई, बट इतनी ज़्यादा फॉल नहीं हुई। मान लो 20 से 18 हो गई। ओके, फॉल हुई बट इतनी ज़्यादा फॉल नहीं हुई, सो मीन्स इट इज़ एन इन इलास्टिक डिमांड का, वो इतना प्राइस का उसको इफेक्ट नहीं पड़ता। सो यूनिटरी इलास्टिक होती है व्हेन ED इज इक्वल टू 1। आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है, सो दिस दैट इज योर यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी ऐसे भी जो यूनिटरी टर्म है वैसे भी 1 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटीज। ओके, सो ऑप्शंस में क्या क्या है, हमें देखना है कि हमें प्राइस इलास्टिसिटी का ऑर्डर इंक्रीज करना है कि सबसे कम, सबसे वेरी इन इलास्टिक होगा पहले, फिर उसके बाद थोड़ा इलास्टिक, फिर थोड़ा इलास्टिक, फिर सबसे ज़्यादा हाईली इलास्टिक। सो वी हैव ऑप्शन में होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, नेसेसिटीज एंड ड्यूरेबल गुड्स। अब हमें देखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लगाना है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे सबसे कम इलास्टिसिटी इसमें किसका होगा, सबसे कम इलास्टिसिटी होगा हमारा ड्यूरेबल गुड्स का। ड्यूरेबल गुड्स का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सबसे कम क्यों होगा, बिकॉज इस पर इतना प्राइस आपका इफेक्ट नहीं करता जब हमारे ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। बिकॉज देखो, अगर कोई एक शॉपकीपर है, सॉरी वेजिटेबल सेलर है जिसके पास पेरिशेबल गुड्स हैं, सो पेरिशेबल गुड्स मीन्स जो कि 1-2 दिन में आपके ख़राब हो जाएंगे। पेरिशेबल गुड्स आर दोज गुड्स जो कि 1-2 दिन में आपके ख़राब हो जाएंगे, तो इनका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सबसे कम रहेगा। बिकॉज अगर तो आज 10 रुपये में बिक गया तो बिक गया, कल तो उसका 10 रुपये भी नहीं मिलेगा। अगर ख़राब हो गया तो कल तो उसका 10 रुपये भी नहीं मिलेगा, राइट। सो ड्यूरेबल गुड्स आर हाईली इन इलास्टिक गुड्स। ओके, नेक्स्ट इज योर उससे ज़्यादा अगर देखें, उससे ज़्यादा किसका इलास्टिसिटी होगा, उससे ज़्यादा होगा नेसेसिटीज़ का। नेसेसिटीज़ पे भी हमारे प्राइस का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज अगर आप बीमार हैं, यू आर नॉट वेल, आपको डॉक्टर ने रिकमेंड करा है पैरासीटामोल लेनी है, आप बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं, पैरासीटामोल लेनी है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस ऑफ योर पैरासीटामोल आपको वो लेनी ही लेनी है, क्योंकि तबीयत ठीक करनी है तो दवाई लेनी पड़ेगी। सो नेसेसिटीज़ आर बेसिकली योर मेडिसिन एंड ऑल दैट, लाइक योर सॉल्ट, केरोसिन, मैच बॉक्सेज, देन सीजनल वेजिटेबल्स एंड मेडिसिन एंड ऑल, दीज आर योर नेसेसिटी प्रोडक्ट्स। सो नेसेसिटी प्रोडक्ट्स लेने ही लेने हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो नेसेसिटीज से और थोड़ा ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स मतलब यू हैव सब्सटीट्यूट्स, नॉट अगर इवन इफ नॉट क्लोज सब्सटीट्यूट बट स्टिल यू हैव सब्सटीट्यूट्स। तो अगर प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो आप अपनी डिमांड को भी उसी हिसाब से ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज करोगे, क्योंकि यू विल शिफ्ट टू द सब्सटीट्यूट्स। एंड इफ द होमोजीनियस प्रोडक्ट मीन्स यू हैव प्रॉपर सब्सटीट्यूट, मतलब उसके तो आपके पास अच्छे खासे सब्सटीट्यूट्स हैं। देयर आर मेनी होमोजीनियस प्रोडक्ट, यू कैन से दैट होमोजीनियस प्रोडक्ट में वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स, लाइक यू हैव लक्स सोप, you have हमाम सोप, रिएक्सोना सोप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स आर कम्स इन द होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो अगर एक सोप मतलब अगर दोनों मान लो लक्स एंड हमाम दोनों ही 20 रुपीज़ पे मिल रहे हैं, लक्स का प्राइस हो गया 22, सो उसका डिमांड एकदम से डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नाउ यू विल शिफ्ट टू हमाम, क्योंकि दोनों ही 20 रुपये में मिले तो आप 20 रुपये वाला ले लोगे। सो उसका प्राइस उसका डिमांड जो है वो एकदम से डिक्रीज हो जाएगा। तो हाईली इलास्टिक डिमांड हो गया उसका, कि मतलब प्राइस के इंक्रीज डिक्रीज होने से डिमांड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। सो इसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 4321, क्योंकि सबसे कम इलास्टिसिटी है हमारे ड्यूरेबल में, उससे ज़्यादा नेसेसिटीज़ में, उससे ज़्यादा डिफरेंशिएटेड में, उससे ज़्यादा होमोजीनियस में। तो आंसर इज 4321। ओके, coming up to next question.
Good X and Y are complementary while good X and Z are substitute. What happened to good Y and Z if price of good X increases? तो Y and Z पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर X का प्राइस इंक्रीज होता है और हमें क्या है कि X and Y are complementary while X and Z are substitute. Okay. इफ़ वी कैन टेक विद एन एग्जाम्पल, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. दिस इज़ योर क्रॉस प्राइस इफेक्ट. इसको कहते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट. एग्जाम्पल से लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हम ले लेते हैं टी एंड शुगर. ओके, टी एंड शुगर कैन बी योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बिकॉज बोथ आर बाय हैंड इन हैंड. ओके, एंड नेक्स्ट इज योर टी एंड कॉफ़ी. Next you can take your as tea and coffee where it is an X and Z, so you can take it as your tea and coffee. So what will happen to the goods Y and Z if price of good X increase? Okay, अगर X का हमने ये लास्ट वीडियो में भी देखा था सब्सटीट्यूट्स में एंड कॉम्प्लीमेंट्री में, अगर गुड X का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसके सब्सटीट्यूट की डिमांड इंक्रीज होगी. जो भी उसका सब्सटीट्यूट होगा, X का सब्सटीट्यूट क्या है Z की डिमांड इंक्रीज होगी, और जो X का कॉम्प्लीमेंट्री है उसकी डिमांड डिक्रीज होगी. कॉम्प्लीमेंट क्या है इसका Y की डिमांड डिक्रीज होगी. सो हमें ये ऑप्शन ढूंढना है, इसमें से कौन सा है. डिमांड फॉर बोथ गुड X एंड Y डिक्रीज, नो. डिमांड फॉर बोथ Y एंड Z डिक्रीज, नो. डिमांड फॉर गुड Y विल डिक्रीज एंड Z विल इंक्रीज. डिमांड फॉर तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट डायरेक्ट रिलेशन हो गया प्राइस के साथ. अगर टी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सब्सटीट्यूट की डिमांड जो है, दैट इज़ योर सब्सटीट्यूट की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गई. और इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, अगर टी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सब्सटीट्यूट की डिमांड जो है, दैट इज़ योर आर शुगर, वो जो है वो डिक्रीज होगी. ओके, कमिंग अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डिमांड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट X इज गिवन एज डिमांड फंक्शन हमारे पास गिवन है dx इज इक्वल टू 10 minus 2 प्राइस ऑफ x, वेयर px इज द प्राइस ऑफ गुड x. इंडिविजुअल डिमांडिंग 6 यूनिट्स ऑफ गुड x. इंडिविजुअल की डिमांड क्या, 6 यूनिट. फाइंड मार्केट प्राइस ऑफ दैट गुड. सो बेसिकली आपको सीधा सीधा इक्वेशन में पुट इन करना है. इंडिविजुअल की डिमांड क्या है, 6 यूनिट्स है, मतलब dx इज इक्वल टू 6, राइट. तो आपको px फाइंड आउट करना है. सो d इज इक्वल टू 6, 10 minus 2 p ऑफ x. तो अभी आपको p ऑफ x इस इक्वेशन से निकालना है. ओके, सो आप 10 को इधर ले जाओ. 6 minus 10 इज योर -4 इज इक्वल टू -2 p ऑफ x. ये विल बी कैंसल्ड. तो 4 डिवाइडेड बाई इज योर 2. सो प्राइस इज 2. Question number 7 says elasticity of demand is perfectly elastic when infinite. Perfectly elastic, you can say it is an infinite, perfectly elastic. Demand curve is parallel to x-axis. Demand curve is parallel to y-axis. Demand curve is downward sloping. Elasticity of demand is never infinite. See, इन टर्म्स को अभी हम पढ़ते समझें अगर, तो परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक का मतलब कि यूनिटरी इलास्टिक यू नो 1, यूनिटरी इलास्टिक है डिमांड तो इट इज़ 1. ग्रेटर देन यूनिटरी तो ई डी इज ग्रेटर देन 1. लेस देन यूनिटरी ई डी इज़ लेस देन 1. ये 3 केसेस हो गए. नाउ वी हैव 2 एक्सट्रीम केसेस. 2 एक्सट्रीम केसेस कौन से होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, perfectly inelastic. Perfectly elastic, your demand curve is infinity. Sorry, your elasticity of demand is infinity. Perfectly inelastic, your elasticity of demand is equal to 0. ज्योमेट्रिक मेथड में हमने देखा, जब मैंने आपको ज्योमेट्रिक मेथड बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में, दैट दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज द डिमांड कर्व एट दिस पॉइंट. लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट. लोअर सेगमेंट इज योर m and n, but upper segment is 0, and if denominator में 0 होगा तो क्या होगा, infinity. At this point demand is infinity. Okay, and at this point we have seen that elasticity of demand is 0 because upper segment is mn and divided by 0, lower segment is 0 divided by mn, so it is 0. Elasticity of demand is 0. So at this point it is infinity, at this point is 0. This is your perfectly elastic and this is your perfectly inelastic. अब इनका डिमांड कर्व कैसा होता है, हमने एक डिमांड कर्व पे देखा पर्टिकुलरली. हाउ द डिमांड कर्व, कैसे डिमांड कर्व बनेगा व्हेन देयर इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी टू डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, दैट इज इनफाइनाइट. सो हमने देखा एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे जो है वो डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो इसी पॉइंट से हमारा डिमांड कर्व निकलेगा. सो दिस इज योर डिमांड कर्व. डिमांड कर्व इज नॉट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. डिमांड कर्व इज डायरेक्टली पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. व्हाट डज इट मीन
कि हमारा प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, हमारा इसी प्राइस पे इतना डिमांड है, 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 डिमांड चेंज हो रही है बट हमारी प्राइस चेंज नहीं हो रही है. ओके, सो दिस इज द perfectly elastic demand curve parallel to x-axis. Your perfectly elastic demand curve is parallel to x-axis. Moving up to next question, when demand curve is parallel to y-axis then elasticity of demand is okay. जो हमारा parallel to x-axis होता है that is perfectly elastic and जो हमारा parallel to y-axis होता है that is perfectly inelastic demand curve, जिसमें हमारा demand curve ऐसे बनता है parallel to x-axis. इसका मतलब क्या है? y is your price, y-axis shows your price. इसका मतलब क्या है कि हमारी डिमांड इनइलास्टिक है, हमारी डिमांड चेंज ही नहीं हो रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस. प्राइस इतना था तो भी डिमांड यही है, प्राइस इतना था तो भी डिमांड यही है, प्राइस इतना हो गया तो भी डिमांड यही है. डिमांड इज मतलब डिमांड कोई वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड है कि ये डिमांड चेंज ही नहीं हो रही है. यू कैन से दैट इट कैन बी डिमांड ऑफ योर मेडिसिन. कह लो कि आप बीमार हो तो आपको मेडिसिन लेना ही लेना है इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द प्राइस इज. कोई भी प्राइस हो आपको वहाँ पे आपको जो है वो डिमांड करना ही करना है. दैट इज यू आर इन इलास्टिक. आपके रबर बैंड में इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं है, रबर बैंड बिल्कुल स्ट्रेचेबल नहीं है, वो बिल्कुल इलास्टिक नहीं है. सो दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. ओके, मूविंग अप नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप यू आर गेटिंग दिस. इफ़ यू आर इवन नॉट गेटिंग सो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड कमेंट डाउन करके बता दो कि कौन से क्वेश्चन में यू आर गेटिंग प्रॉब्लम और एनी थिंग यू आर हैविंग प्रॉब्लम इशूज़ विद इट. सो प्लीज़ कमेंट डाउन. Okay, greater the elasticity of demand, more flatter the curve. The statement is true or false. We can see the statement is true or false. Means हमें देखना है the shape of curve that is more flatter and that is more steeper. Now what does the flatter and steeper means? Okay, flatter means flat होना. You can say that कि flat kind of thing is like this one. If we say this curve is flatter curve and this curve is steeper curve. Both the curves are downward sloping demand curves. This is x, this is your price of x, this is x and this is your price of x. Both the curves are downward sloping demand curve. What one curve is flatter and one curve is steeper. Now the greater the elasticity of demand, more the curve is flatter. Let us check out. Greater the elasticity of demand. Elasticity of demand greater से मतलब क्या है कि अगर थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हो रहा है तो हमारी कमोडिटी जो है, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ज़्यादा चेंज हो रही है. लेट अस चेक इट आउट. डायग्रामेटिकली हम अगर देखें, हमने एक फ्लैटर कर्व बना लिया, एक स्टीपर कर्व बना लिया. दिस इज़ योर P1, दिस इज़ योर x1. मान लो प्राइस चेंज हो गया, प्राइस डिक्रीज हो गया P2 पे. जब प्राइस P2 पे हुआ तो x जो आ गया वो आ गया x2 पे. वी कैन सी जो चेंज इन प्राइस है वो इतना ज़्यादा नहीं है बट चेंज इन डिमांड ज़्यादा है. राइट, चेंज इन डिमांड ज़्यादा है चेंज इन प्राइस से. तो इट इज़ इलास्टिक, मोर इलास्टिक तो है. अब इलास्टिक है, अब देखते हैं दूसरे वाला कितना इलास्टिक है. दिस इज़ योर प्राइस एंड दिस इज़ योर डिमांड P1 एंड P2. प्राइस जितना चेंज हुआ इतना सा और डिमांड आपका हुआ इतना सा. मतलब प्राइस में ज़्यादा चेंज हुआ है पर डिमांड में चेंज जो है वो कम हुआ. सो दिस इज मोर इन इलास्टिक. प्राइस में तो ज़्यादा चेंज हुआ, डिमांड में कम हुआ. तो जो फ्लैटर कर्व हुआ, अगर मैं इससे भी एक फ्लैटर कर्व और बना लूँ तो अभी देखो प्राइस जो पहले यहाँ था बट अब जो है वो यहाँ पे आ गया. प्राइस में इतना सा चेंज हो गया पर डिमांड में तो इतना चेंज हो गया. इससे भी ज़्यादा अगर फ्लैटर कर्व बना लो या इससे भी ज़्यादा अगर स्टीपर कर्व बना लो तो जो हमारी इलास्टिसिटी और चेंज हो गया. राइट, सो स्टीपर कर्व्स आर मोर इलास्टिक, फ्लैटर कर्व्स आर मोर इलास्टिक. सो दिस स्टेटमेंट इज true. Greater the elasticity of demand, more flatter the demand curve. Less the elasticity, steeper the demand curve. Okay. Coming up to question 9, consider the following statement regarding elasticity of demand and its measurement. Okay, the statement is, your statement 1 says, on straight line demand curve at every point elasticity of demand is same. Okay, on a statement 2, statement 2 says, on a rectangular hyperbola demand curve at every point elasticity of demand is unequal. Now select the right option. Both statements are correct, both statements are incorrect. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Statement 2 is correct and statement 1 is incorrect. I don't know about the statement 2 अभी तक, but statement 1 तो मुझे पता है गलत है क्योंकि हमने ज्योमेट्रिक मेथड में पढ़ा दैट इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व. राइट, यहाँ पे AD 1 है, यहाँ पे AD 0 है, यहाँ पे AD इन्फाइनाइट है, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे लेस देन 1 है.
सो ये तो हर पॉइंट पे सेम है ही नहीं है, सो स्टेटमेंट 1 तो गलत है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 क्या है कि ऑन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व एट एवरी पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अनइक्वल। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? दिस इज योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लुक्स लाइक, नॉट लाइक दिस, सॉरी, दिस इज कन्वेक्स शेप बन गया। somehow like this your rectangular hyperbola looks like, and rectangular hyperbola का एक प्रॉपर्टी होता है, आपस में अपने में ही इस कर्व का एक प्रॉपर्टी है, that every rectangular under this curve, इस कर्व के अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स बनेंगे हमारे, उनका एरिया सेम होगा। लाइक इफ आई सी दिस रेक्टेंगल, this is your A, B, C and D, right? Another rectangle is formed this E, F and D. Another rectangle is formed this X, Y, Z. सो ये जितने भी रेक्टेंगल बने A, B, C, D, E, F, G, ये X, Y, Z, इन सब रेक्टेंगल्स का एरिया सेम है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कि इन सब रेक्टेंगल्स का एरिया सेम है। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व होता है, दिस इज ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, वी कैन सी दैट। सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो डिमांड कर्व हमारा होता है, उस पर भी हमारा उस पर जो हमारी इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड आती है ना, दैट इज सेम एट एवरी पॉइंट, वो हर पॉइंट पे सेम होते हैं। बिकॉज एरिया अंडर कर्व, हमारा टोटल रेवेन्यू जो होता है वो हर एक, टोटल रेवेन्यू इज व्हाट, प्राइस इनटू क्वांटिटी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो टोटल रेवेन्यू और डिमांड कर्व के नीचे होगा तो टोटल रेवेन्यू ही रिप्रेजेंट करेंगे ये आपके। दिस इज योर प्राइस, दिस इज योर क्वांटिटीज ऑफ प्राइस इनटू क्वांटिटी इज योर टोटल रेवेन्यू, एंड एरिया ऑफ total revenue, sorry, your total expenditure. Revenue will be when you are a producer. Now here you are a consumer, so it is total expenditure, sorry for that. So it is total expenditure, and area of rectangular is length into breadth. Length is your price, breadth is your quantity, so price into quantity is your total expenditure. So total expenditure is same, और जब आपका total expenditure change नहीं हो रहा तो your elasticity of demand is same at every point, okay. So the both statements are incorrect. अगर ये statement ऐसे होती है on a straight line at every straight line demand cut at every point elasticity of demand is unequal, and on a rectangular hyperbola at every point elasticity of demand is equal, then your both statements will be correct. But ऐसे यहाँ पे question में उल्टा दे रखा तो both statements are incorrect. Moving up to question number 11. Next question. What is the formula of calculating price elasticity of demand using percentage method? So that I already told you. दिस एस्ट्रिक्स इज योर मल्टीप्लाई। तो क्या फॉर्मूला आया था? माइनस क्या फॉर्मूला आया था जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट और सेकेंड? माइनस इज ऑफ योर फॉर्मूला प्राइस इंटू प्राइस डिवाइडेड बाई क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। सो माइनस 2 में है, बी और सी में से ही आंसर होगा। प्राइस डिवाइडेड क्वांटिटी चेंज इन डिमांड मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। सो योर ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ओके। Question 12. Okay, question 12 is how to calculate price elasticity of demand using geometric method. So geometric method क्या होता है? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। हम एक डिमांड कर्व लेते हैं और डिमांड कर्व पे इसके जो भी, जैसे इस पॉइंट पे अगर लेनी है तो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, तो ये 1 आएगा बिकॉज दैट्स द मिड पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व, ओके। सो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। Question 13. When there is negative relation between price and total expenditure of a commodity, then price elasticity of demand is, okay. अभी यहाँ पे रिलेशन जो है वो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का नहीं है क्वेश्चन में। रिलेशनशिप देयर इज बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। आपका टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन है। मतलब अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, और अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। एट दैट पॉइंट आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटरी। दैट विल बी योर लेस देन यूनिटरी, मतलब ED इज लेस देन 1, ओके। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं कि दिस इज योर P of x and this is your Q of x. So let us see, P of x is 2 अगर आपका प्राइस है तो आपकी क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे हो 4, ओके। अभी आपका प्राइस जो है हमने देखना है कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या आता है? आपका टोटल एक्सपेंडिचर इज 2 × 4 इज 8,
ओके अभी हमारा प्राइस जो है वो फॉल हुआ है, प्राइस फॉल हुआ, प्राइस 2 से 1 हो गया, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। टोटल एक्सपेंडिचर मान लो आपका 8 से 10 हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर को हमने क्या करना है, इंक्रीज करना है, हमारा प्राइस फॉल हुआ है। सो आपका क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया, 10 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 10। सो देयर विल बी इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है, ग्रेटर देन यूनिटरी है और लेस देन यूनिटरी। तो हमने देखा कि प्राइस हमारा 2 से 1 हुआ, 1 यूनिट ही चेंज हुआ, बट क्वांटिटी हमारा 4 से 10 हो गया, क्वांटिटी हमारा 4 से 10 हो गया, पहले 4 था अभी 10 हो गया, और टोटल एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज हुआ है। सो नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, और क्वांटिटी जो है वो हमारा ज़्यादा चेंज हुआ है। तो सॉरी फॉर दैट, दिस विल नॉट बी लेस देन यूनिटरी, दिस विल बी ग्रेटर देन यूनिटरी, बिकॉज 1 यूनिट प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी में 6 यूनिट का चेंजेस आया है। तो क्वांटिटी में 6 यूनिट का चेंज आया है 1 यूनिट का प्राइस चेंज होने से, तो दिस इज योर ईडी विल बी ग्रेटर देन 1, नॉट लेस देन 1। सॉरी फॉर द लास्ट दैट, इट विल बी ग्रेटर देन यूनिटरी। अगर हम चीज़ों को एग्जाम्पल से समझें या ग्राफिकली समझें तो हमें चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं। सो दिस इज ग्रेटर देन यूनिटरी। सिमिलरली अगर मैं देखती हूँ कि अभी आपका टोटल एक्सपेंडिचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, टोटल एक्सपेंडिचर, आपका प्राइस फॉल हुआ है, आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल हो रहा है, आपका प्राइस इंक्रीज हुआ, आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ है। लेट अस सी, अगर मैं ऐसा एक एग्जांपल सेट करके देखते हैं हम, दिस इज़ योर पी ऑफ एक्स एंड दिस इज़ योर क्यू ऑफ एक्स, एंड यहाँ पे हम लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर को। प्राइस ऑफ एक्स था आपका, पहले था 2 था, 2 आपका अगर प्राइस है तो आपका टोटल, आपका क्वांटिटी है 3, आप 3 यूनिट्स डिमांड कर रहे हो, आपका प्राइस 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज योर 6। नाउ प्राइस इज फॉल, प्राइस हो गया आपका 1, प्राइस आपका डिक्रीज हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर भी आपका डिक्रीज हुआ है। मान लो अब आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 4, प्राइस के डिक्रीज होने से आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हुआ है, क्योंकि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो आपकी क्वांटिटी कितनी होगी, यहाँ पे 4 ही होगी, आप 1 प्राइस पे 4 ही यूनिट करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4। सो सी, प्राइस भी डिक्रीज हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हुआ, आपका 1 यूनिट का चेंज यहाँ आया, 1 यूनिट का चेंज यहाँ पे आया। ओके, सो दिस इज कि प्राइस के डिक्रीज होने से आपका इतना ज़्यादा फॉल नहीं हुआ डिमांड में, सॉरी, प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड आपका इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, देयर इज़ नॉट मच इंक्रीज इन डिमांड। सो दिस इज लेस देन यूनिटरी। जब आपका देयर इज़ सॉरी फॉर दैट मिस हैपनिंग। सो जब आपका देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर तो लेस देन यूनिटरी होगा, बट देर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन you having a negative relationship between price and total expenditure, so it will be greater than unitary. Okay, moving up to next question. The price elasticity of demand less than unitary. Your price elasticity of demand is less than unitary, means elasticity of demand is less than 1. It represents a positive or direct relationship between total expenditure on commodity of price. टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी एंड प्राइस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है, सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा। ओके, कमिंग अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं, कि आप उसके इन प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होने से आप अपनी डिमांड को कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज और इंक्रीज करते हो, दिस एज द फैक्टर्स। तो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, यस, हमने देखा कि अगर आपके पास सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होंगे, अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, देयर आर सब्सटीट्यूट्स, तो उसका प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो आप उसका डिमांड झट से डिक्रीज कर दोगे, बिकॉज यू विल शिफ्ट विद द सब्सटीट्यूट। सो यस, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स डू। देन नेचर ऑफ कमोडिटी, इफ इट इज़ अ नेसेसरी गुड तो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस आप उसको डिमांड करोगे ही करोगे, तो नेचर ऑफ कमोडिटी ऑल्सो इफेक्ट। देन इनकम लेवल ऑफ बायर, ओके, इनकम लेवल ऑफ बायर भी इफेक्ट करेगा आपको। डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस भी इफेक्ट करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें और भी होते हैं कि नेचर ऑफ कमोडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, देन डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस, देन पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, अगर आप उसका यूज़ पोस्टपोनमेंट कर सकते हो तो आप आज की डेट पे डिमांड नहीं करोगे हाई प्राइस होने पे। ओके, देन इनकम लेवल ऑफ बायर, देन हैबिट ऑफ कंज्यूमर, इवन इफ द कंज्यूमर हैबिचुअल है, लाइक इफ यू कैन से हैबिट ऑफ कंज्यूमर हैविंग इन इलास्टिक डिमांड, उसमें आपकी ईडी होगी जो वो जीरो होगी, कि आपकी हैबिट है, यू नीड टू कंज्यूम इट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। सो हैबिट ऑफ कंज्यूमर, देन प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, अगर आप उस पर ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड कर रहे हो तो आप सोचोगे डिसीजन लेने से पहले, प्राइस इंक्रीज हो गया तो उसका डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। देन योर प्राइस लेवल
कितना है प्राइस लेवल वो भी डिपेंड करेगा इन द टाइम पीरियड. दिस आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Moving up to next question. Price elasticity of demand is identical with slope of demand curve. True or false? So slope of demand curve क्या होती है? सबसे पहले स्लोप कैसे निकालते हैं, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं हम. दिस इज़ योर कमोडिटी एक्स, दिस इज़ योर प्राइस, दिस इज़ द डिमांड कर्व. स्लोप ऑफ ये था पहले P1 X1 एंड दिस इज नाउ P2 X2. स्लोप ऑफ डिमांड इज दिस डिवाइडेड बाय दिस. जो ये चेंज आया मीन्स चेंज इन योर प्राइस, चेंज इन योर प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन X. दिस इज योर स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, राइट. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? प्रोपोर्शनेट मेथड से इफ वी सी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज P डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P. तो ये दोनों तो सेम नहीं है ना. दिस इज नॉट इक्वल टू चेंज इन P डिवाइडेड बाय चेंज इन Q. दिस इज नॉट इक्वल टू, दोनों इक्वल नहीं है. ये क्या है? दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमारी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ डिमांड 1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ डिमांड multiplied by your P and Q. This is the price elasticity of demand. So price elasticity of demand is not identical with the slope of demand. It is false. Coming up to next question, it is given that elasticity of demand is minus 0.2 and percentage increase in quantity demand is 20%. What is the percentage increase in price? So elasticity of demand का formula क्या था? परसेंटेज यहाँ माइनस फॉर्मूले का रहेगा बट खैर उसमें परसेंटेज चेंज इन QD डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सो इट इज़ गिवन दैट दिस इज माइनस 0.2 इज इक्वल टू, यहाँ पे परसेंटेज चेंज कितना है 20%, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कितना होगा. दिस इज़ योर X. तो इसको सीधा इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो. ओके, सो दिस इज 100%. ये आपका इक्वल आएगा 20 डिवाइडेड बाय 0.2, यहाँ से 0 ये इधर, तो 100%. चेंज इन प्राइस इज 100%. Coming up to next question, question number 18. It's again a numerical. It is given that elasticity of demand is minus 0.2 and percentage increase in quantity. What is the percentage change in total expenditure? Okay, now this is actually the same question. पहले था percentage change in price. Now the question is परसेंटेज चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर. तो परसेंटेज चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? ओके, सो वी नो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है 100%. हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, ये सेम क्वेश्चन है, उसी का एक एक्सटेंशन है. सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 100%, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज 20%. सो अभी हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. लेट अस से कि हमारा जो इनिशियल था Q दैट इज 100. ओके, और उस पर हमारा प्राइस इज़ 200 प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड है 100. अभी हमारा क्वांटिटी भी चेंज हुआ और प्राइस भी चेंज हुआ. प्राइस चेंज कितना होगा? प्राइस चेंज 100% होगा. सो 200 से 100 हो गया. 100% डिक्रीज इन प्राइस 100 हो गया. और क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ? प्राइस डिक्रीज होने से क्वांटिटी कितना परसेंट इंक्रीज हुई? 20% इंक्रीज हुई, यानी कि क्वांटिटी इंक्रीज हुई बाय 120. टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम कैलकुलेट करें तो इनिशियल एक्सपेंडिचर हमारा कितना आता है? दिस इज 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 20,000. एंड टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ हमारा कितना आता है? जो हमारा नया प्राइस डिक्रीज होने के बाद जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बना दैट इज योर 12,000. ओके, नाउ हमें परसेंटेज चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है. वी हैव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय इनिशियल टोटल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट. सो चेंज क्या होगा? चेंज विल बी योर प्राइस डिक्रीज हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर इज 12,000. हमने देखा प्राइस चेंज होने से पहले था 20,000. सो चेंज इज 12,000 minus 20,000. I'm writing at this K. I know it is informal, but just to explain you, 12K minus 20K divided by 20K multiplied by 100, which will be is equal to minus 8,000. Minus 8,000 divided by 20,000
multiplied by 100 and which will give you as answer as 40%. This is as minus 40%. If you solve it, it is minus 40%. So minus 40%, option D is right answer. Okay. So these were some questions on elasticity of demand. डिमांड एनालिसिस पार्ट 1 में हो गया था एंड दिस आर द क्वेश्चन ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जितना हो सकता है आई हैव कवर्ड इन दिस MCQs. स्टिल इफ़ यू फील लाइक कि कोई टॉपिक छूटा है या स्टिल इफ़ यू फील लाइक कि समथिंग यू डिडंट गेट इट, सो डू इट ऑन कमेंट्स, वी विल टेक इट ऑन. सो जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा अभी, वो हमारा मोस्ट प्रोबेबली फॉर्म्स ऑफ मार्केट पे होगा. सो मीट यू नेक्स्ट लेक्चर. स्टे ट्यून्ड गाइस. थैंक यू.